नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी दंगल शुरू है। 2022 का चुनाव चल रहा है और इसी बीच आज हम बजट को लेकर के बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल अभिजीत जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे 2022 के चुनाव में मुख्य भूमिका निभाएगा कल होने वाला बजट। बार बार कहा जाता है कि सरकार फेल नजर आ रही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि बजट को आप कहां देखते हैं और क्या चीजें जो हैं ये सरकार लाई है जिस वजह से आज महंगाई बढ़ी है, थोड़ा बताइए। नहीं, कहा ही नहीं जाता है, ये हकीकत भी है, क्योंकि जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सामने वो नकारात्मक आंकड़े हैं। सरकार ये कह रही है कि बहुत सारे आंकड़े जो आ रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, वो उच्च तरह के आंकड़े हैं, और उनको वो कह रही है कि नहीं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी है, उसमें वो स्वास्थ्य है और आगे के संकेत भी अच्छे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो असंगठित क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, महामारी से, मंदी से, बेरोजगारी से और मुफलिसी से। जो असंगठित क्षेत्र है उसके तो आंकड़े आ ही नहीं रहे। सरकार जो आंकड़े दे रही है वो शेयर बाजार के आंकड़े दे रही है, वो बड़े रेवेन्यू कलेक्शंस के आंकड़े दे रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के आंकड़े दे रही है और कह रही है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है। ये गलत है। और हम जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहर में जो बेरोजगार युवा हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। देखिए, असंगठित क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। वहां पर सरकार ने न कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, न मदद के नाम पर कुछ कहा। जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, वो भी ज़्यादा मुतासिर हैं कोरोना के बाद। लेकिन कोरोना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि कोरोना की वजह से यहाँ पर ऐसी मंदी फैली हुई है, संकट में है, पूरा विश्व संकट में है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि कोरोना से पहले ही, इस महामारी से पहले ही हमारे जो विकास दर था वो ध्वस्त हो चुका था। यूपीए सरकार ने इस सरकार को तोहफे के रूप में 8% से ज़्यादा विकास दर दिया। हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 8% से ज़्यादा था, उसको नष्ट कर करके ये 4% ले आए कोरोना से पहले, और कोरोना के बाद -7.3। आप तो जानते हैं अब कल क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन संकेत अच्छे नहीं है, और उसमें अगर बढ़ेगा भी तो लो बेस की वजह से बढ़ेगा। अच्छा अंशुल जी, जैसे बार बार एक बात सामने आ रही है कि 2022 के चुनाव जो है 5 राज्यों में है, ऐसे में बजट का आना, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं अपने फायदे को इसमें बुना लेगी? जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ठीक कहा। मुझे लगता है कि किसी तरह वो ऐसा करे कि, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, वो कुछ स्कीम्स का ऐलान तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन बजट के जरिए वो जरूर कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं करेगा। देखिए, आपको याद है कि जब महामारी आई थी तो प्रधानमंत्री ने एक लंबी घोषणा की थी, छाती ठोक ठोक के बोला था कि आत्मनिर्भर ये अभियान हम शुरू कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ हम दे रहे हैं। लेकिन वो 20 लाख करोड़ गए कहां? ऐलान करती है सरकार, बयानबाजी करती है, अदाकारी करती है, खोखली बातें करती है, अंत में कुछ नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं मिलता। देखिए, 20 लाख करोड़ का वादा था, लेकिन लोगों के पास, जो गरीब आदमी है, जो बेरोजगार है, जो गरीबी से परेशान है, उसके हाथों में क्या गया? ये आप पूछिए। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उन्होंने शुरू की, जिसमें मुफ्त निशुल्क उनको पास गेहूं और चावल मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसका बजट है करीब 1.5 या 2 लाख करोड़। लेकिन और सारे पैसे गए कहां? आपने एक्साइज ड्यूटी तेल और पेट्रोल का 7 साल में बढ़ाकर आपने 24 लाख करोड़ कमाए। वो 24 लाख करोड़, मैं पूछना चाहता हूं, वो किधर गए? किस चीज में सरकार ने खर्चा किया? धर्मेंद्र प्रधान जी और अब हरदीप सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये जन कल्याण में खर्चा हुआ, लेकिन हमने तो देखा नहीं कहां पर खर्चा हुआ। बार बार ये कह रहे हैं। और ये देखिए अनैतिकता कि आप गरीबों से पैसा ले रहे हैं एक्साइज ड्यूटी में, उसको तोहफे के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, गिफ्ट रैप कर रहे हैं और वापस उन्हीं को दे रहे हैं और कह रहे हैं निःशुल्क एक योजना है। जरा देखिए सरकार की हरकतें। अच्छा, चुनाव से पहले उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मोदी जी ने अपनी दस्तक दी
और कहा जाता है कि चुनाव का दौर था तो दस्तक दे करके करोड़ों रुपए की सौगात वो दे गए हैं। तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि आपको कि कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, ले गए हैं, ऐलान करना एक और बात है। मोदी जी ने तो बहुत सारे ऐलान किए, वो हर प्रदेश में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो उसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता ना। बातें तो बहुत सारी करते हैं, वो हकीकत में क्या मिलेगा लोगों को? ऐलान करना एक बात है, बड़ी बड़ी बातें करना दूसरी बात है। भाई बहुत सारे, देखिए जब से ये सरकार आई है, उनके जो फैसले हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं कि ये योजनाएं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उत्पन्न होती हैं और कोई कुछ नहीं करता। मतलब जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो तो जानते भी नहीं कि हो क्या रहा है। कुछ आपस में कॉन्ट्रडिक्ट भी कर लेते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि दूसरों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। सब कुछ प्रधानमंत्री के कार्यालय से आता है। और आप देखिए क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से लेके नोटबंदी से लेके जीएसटी रोल आउट से लेके ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, जिसने हमारी आर्थिक स्थिति को ध्वस्त कर दिया है, विनाश कर दिया, विनाश हो चुका है इसका। और इसको पटरी में लाना, इसको बल देना, इसको शक्ति देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है सरकार के सामने। लेकिन ये कर पाएगी नहीं, क्योंकि ये अक्षम है, ये अयोग्य है, ये तो साबित हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी आज उत्तराखंड में डंके की चोट पे भाजपा कह रही है कि हम 60 पार करेंगे, और कांग्रेस को वो कहती है कि कांग्रेस शायद कुछ जगहों में खाते भी नहीं खोल पाएगी। तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी ये आदत नहीं है कि चुनाव के पहले मैं ये कहूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे पूरा विश्वास है, हम आवाम पे छोड़ देते हैं कि वो फैसला लें अपनी समझदारी से, सूझबूझ से। हम उनके पास कुछ वादे लेके आए हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, ये हमने दिखा दिया है। हमारा विकास दर 8 था। हमारा एक नारा है कि 4 धाम 4 काम। मैं इसको बता देता हूं क्या है, कि हम बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे दिन के और पूरे मुल्क में और उत्तराखंड में खास के। तो बेरोजगारी को लेकर जो बेरोजगार नौजवान हैं, हम 4 लाख नौकरियां नौजवान को देंगे। दूसरी बात, जो गैस की कीमतें हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये आप जानते हैं। गैस की कीमतें नहीं, पेट्रोल की कीमतें, खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और सब्जियां हो या मीट मछली, दूध हो, दाल हो, सब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, आम आदमी के बाहर है। तो हम चाहते हैं कि जो गैस के सिलेंडर हैं वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। तीसरी बात, हम एक न्याय योजना शुरू करने चाह रहे हैं। हमने ऐसी योजना छत्तीसगढ़ में भी शुरू की थी, इसका ऐलान भी किया था हमने 2019 के आम चुनाव के पहले भी। क्योंकि जब तक गरीब आदमी के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ कर्ज की खुराक नहीं दे रहे हैं हम सीधा उनको नकद पैसा दे रहे हैं। जब तक नहीं पहुंचेगा तो फिर मांग नहीं बढ़ेगी। जब तक मांग नहीं बढ़ेगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, क्योंकि आदमी फिर खर्चा करता है, उससे उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी होता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है तो रोजगार जो दर है वो और वो बढ़ता है। तो ये एक सीधा सीधा एक सरल सा एक लिंक है। तो ये ऐसा ही हम करने जा रहे हैं। और हम 5 लाख गरीब परिवार को 40,000 रुपए सालाना देंगे। और चौथा बिंदु यह है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र जरूर होगा। महामारी के बाद ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए। अच्छा, एक चीज ये तो रही बड़े स्तर की बात। अब हम आ जाते हैं छोटे स्तर पे। अभी आपने देखा उत्तराखंड पे 2 दिन पहले भाजपा ने अपने बड़े बड़े दिग्गज उतार करके अपने सब रूठों को मना लिया। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कोई रूठा नहीं है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि अब कांग्रेस की जो जीत को थोड़ा सा विराम लग गया है? नहीं, वो कहें भाई, ये तो चुनाव का वक्त है, ये प्रजातंत्र है भाई। हर दल कोशिश करता है कि जो रूठे हैं वो उनके पास आए, तो ये करे, जरूर करे भाई। ये आवाम की मर्जी है ना कि अब किस पे वो भरोसा करे। ये वक्त आ गया है कि आवाम फैसला करेगा कि हुकूमत कौन करेगा। तो ये तो अच्छी बात है, आमंत्रित करे, जरूर करें और जाएं, लोगों के बीच जाए। ये तो समस्या है कि लोगों के पास वो गए नहीं और अब जा रहे हैं, तो देखिए लोग मानते हैं कि नहीं। तो अभिजीत जी से हमने आज बात करी 2022 के चुनाव को लेकर के। तो अभिजीत जी ने बजट को लेकर के बहुत बड़ी बातें बताई हमें, और किस तरीके से बजट होना चाहिए और कैसे उनकी सरकार आएगी तो वो अपने उन कामों को करेंगे जिससे कि हमें, हमारी जनता को ये जो महंगाई है उससे थोड़ा विराम मिल सके।
तो अभिजीत जी, हम आपसे आज विदा लेते हैं और हम चाहेंगे कि दोबारा जब आपकी सरकार बने आप एक बार फिर हमसे रूबरू हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बजट के बारे में पूछा और हम जरूर रूबरू होंगे। धन्यवाद।